पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, अनुगूंज कार्यक्रम की आज की कड़ी में मैं योगेंद्र टिक्कू और मैं सुषमा शर्मा आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा जगत में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले संगीतकार नौशाद को। आज की कड़ी में आप सुनेंगे उनके साक्षात्कार के अंश और जानेंगे उनके जीवन तथा उनके संगीत के बारे में। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। नौशाद द्वारा संगीतबद्ध किए गए गीत आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। चाहे वो पुरानी पीढ़ी हो या नई पीढ़ी, इन गीतों का असर सब पर गहराई से होता है। संगीत सम्राट नौशाद के गीतों में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का अद्भुत प्रयोग देखने को मिलता है, जिसे सुनकर श्रोता अभिभूत हो जाते हैं। शास्त्रीय संगीत को फिल्मों में अधिक लोकप्रिय करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। उनके गीतों को उनके जमाने के हर बड़े गायक और गायिकाओं ने गाया। उन्होंने लता मंगेशकर, सुरैया और मोहम्मद रफ़ी जैसे कई कलाकारों के करियर में बहुत योगदान दिया। उन्होंने कई गीतकारों और शायरों को भी प्रोत्साहित किया। नौशाद ने ही पहली बार उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद अमीर खां और पंडित डीवी पलुस्कर जैसे महान कलाकारों से फिल्म के लिए गायन करवाया। नौशाद का जन्म 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में हुआ था। बचपन से ही वे संगीत प्रेमी थे और चोरी छिपे संगीत सीखा करते थे, लेकिन उनके पिता नौशाद के संगीत सीखने के विरुद्ध थे। आकाशवाणी को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने अपने बचपन का संस्मरण सुनाते हुए कहा था, कंदारी बाजार के नाम से एक मोहल्ला है यहाँ लालबाग की तरफ, वहाँ मेरा जन्म हुआ था, वहाँ मैं पैदा हुआ था। संगीत के बारे में एक किसी का मिसरा है, वो पहले अर्ज कर दूं कि अज़ल से हुस्न परस्ती लिखी थी किस्मत में, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना था। जब मेरी उम्र करीब 10 बरस की थी, उस वक्त से ही राजा इंदर सर पे सवार थे। बहरहाल मेरे उस्ताद बब्बन साहब लखनऊ के, वो जो कि अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनसे सीखा। और एक लड्डन साहब थे लखनऊ के, उनसे इब्तदाई तालीम ली। फिर उस्ताद यूसुफ अली साहब जो सितार नवाज थे लखनऊ के, वो भी मेरे उस्ताद थे। इन हजरात से मैंने तालीम हासिल की संगीत की। देखिए, जैसे ठुमरी है, ठुमरी दादरा और ख्याल तक पहुंचा और उसके बाद मेरा ख्याल भटक गया। मैं सोचने लगा कि ये शायद मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ। मेरा दिल ही नहीं लगे। पहले हारमोनियम पर प्रैक्टिस करता रहा, फिर सितार बजाता रहा, फिर भी नहीं दिल लगता था। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस चीज़ की समझ आई कि शायद मैं कंपोजिशन, ट्यून्स बनाना, इस तरफ मेरा रुझान है। और फिर इसी सिलसिले में जब ये बात ज़्यादा तूल पकड़ती गई तो मेरे वालिद साहब बड़े खिलाफ थे इसके कि तुम क्या ये गाने बजाने वालों की लाइन में जा रहे हो, कोई शादी नहीं करेगा अच्छे घर में तुमसे और तुम बिल्कुल यानी पंचायत के बाहर कर दिए जाओगे। बड़े अफसाने बनने लगे। और फिर एक मौका ऐसा आ ही गया कि उन्होंने कहा, भाई अब फैसला करो, तुम्हें घर चाहिए या ये मौसीकी या संगीत। मैंने कहा, घर आपका, आपको मुबारक, संगीत मेरा मुझे दे दीजिए। और मैं घर छोड़ के चला गया। ये 1937 की बात है। संगीत के प्रति प्रेम ने नौशाद को बंबई की ओर आकर्षित किया। संगीतकार बनने के लिए उन्होंने बंबई में कई वर्षों तक संघर्ष किया। अपने संघर्ष के शुरुआती दौर में उन्होंने कई फिल्म कंपनियों और संगीतकारों के साथ सहायक के रूप में काम किया। मुंबई के अपने संस्मरण सुनाते हुए उन्होंने कहा था, बॉम्बे जब मैं गया तो कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, और मुझे सच कहने में हमेशा खुशी महसूस होती है। तो साहब, दादर एक मकाम है, वहां मैं फुटपाथ पे सोता था।
कोई शेल्टर नहीं था, कोई सर छुपाने की जगह नहीं थी, और उसके सामने एक ब्रॉडवे थिएटर था, उसकी रोशनी रात को देखा करता था मैं। और बड़े पापड़ बेलने के बाद इनकलाब कई आए और गुजर गए मेरे सर से। एक मौका फिर ऐसा आया साहब कि उस थिएटर में, ब्रॉडवे थिएटर में, मेरी एक तस्वीर जिसका नाम बैजू बावरा था, उसने जुबली की और मुझे उस थिएटर पर बुलाकर हार फूल पहनाए गए, एजाज दिया गया। तो सामने की फुटपाथ को देख के मैंने उस वक्त कहा था, वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था मेरा जुमला, कि उस फुटपाथ से इस तरफ आने में, इसको क्रॉस करने में 16 साल लगे मुझे। तो वहाँ उस्ताद झंडे खां साहब का मैं असिस्टेंट बना था पहले, फिर खेमचंद प्रकाश साहब जो रंजीत में थे, फिर जनाब मुश्ताक हुसैन साहब एक थे बरेली के, उनका असिस्टेंट रहा, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की दुआ से मैंने खुद म्यूजिक देना शुरू किया। पहली मेरी तस्वीर थी भवनानी प्रोडक्शन, एक उस जमाने में होता था, उसकी पहली तस्वीर जिसमें मैंने म्यूजिक दिया था उसका नाम था प्रेम नगर। एक स्वतंत्र फिल्म संगीत निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म थी प्रेम नगर, लेकिन सबसे पहले नौशाद साहब को A.R. कारदार की फिल्म नई दुनिया में संगीत देने के लिए चुना गया था। आइए सुनते हैं उनसे फिल्म नई दुनिया का संस्मरण। नई दुनिया में भी बद्री प्रसाद जी म्यूजिक डायरेक्टर थे। कारदार साहब से कुछ बनी नहीं बात उनकी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई एज ए ट्रायल तुमको मैं लूं अपने ग्रुप में, एज ए ट्रायल पहले मुझे इस पिक्चर में कुछ करके बताओ, लेकिन नाम तुम्हारा नहीं आएगा, नाम बद्री प्रसाद जी का आएगा। मैंने कहा अच्छी बात है। मैं प्रकाश में वो स्टेशन मास्टर कर रहा था। GM दुरानी साहब को मैं घर पर बुलाता था और उनको वो गाना सिखा के, ट्यून वगैरह सब लिखा के उनको भेजता था, वो जाते थे रिहर्सल कराने। लेकिन खैर इस तरह से होता रहा। ये काम बद्री प्रसाद जी को पता लग गया कि ये बैकग्राउंड में कौन कर रहा है। मैंने तो गाना बनाया नहीं, रिकॉर्ड कैसे हुआ। बहरहाल आखिर में हुआ यही कि बद्री प्रसाद जी निहायत ही आला ज़र्फ़ और ईमानदार इंसान थे। जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि पहले के लोगों में जो ईमानदारी और जो सच्चाई और जो खुलूस और प्यार था वो नापैद होता चला गया है। आज बिल्कुल खाली तस्करे रह गए हैं और अमली सूरत में वो कुछ नहीं है, अखलाक और प्यार और प्रेम। बद्री प्रसाद जी ने पिक्चर जब नई दुनिया ख़त्म हुई, टाइटल लिखे जा रहे थे, तो कारदार साहब से कहा उन्होंने कि मेरा नाम न दीजिएगा इसमें, म्यूज़िक डायरेक्टर में नाम नौशाद साहब का दीजिए, उन्होंने काम किया है, मुझे पता लग गया। तो ये उनका बड़ापन, उनकी ईमानदारी, तो उसमें मेरा नाम फिर दिया गया। जिस फिल्म ने उन्हें एक लोकप्रिय संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया वो थी 1944 की फिल्म रतन। इसके बाद उनकी फिल्म अनमोल घड़ी आई, जिसमें उस वक्त की लोकप्रिय गायिका नूरजहां ने अपनी आवाज दी थी। नौशाद की कई फिल्मों ने सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली मनाई। उन्होंने मदर इंडिया फिल्म के लिए भी यादगार संगीत दिया। मदर इंडिया पहली भारतीय फिल्म थी जिसे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। आइए जानते हैं संगीत निर्देशन की अपनी प्रक्रिया के बारे में उन्होंने क्या कहा था। मैंने जहाँ तक जिन जिन हजरात के साथ काम किया, ज़्यादा पिक्चरें मेरी कारदार के साथ शुरू में, फिर महबूब साहब के साथ हुई, फिर जनाब वाला और जैसे कि सनी साहब के साथ हुई। सनी साहब और हमने मिलकर एक प्रोडक्शन भी कायम किया था, सनी आर्ट प्रोडक्शन। 2 फिल्में प्रोड्यूस भी की मैंने, वो बाबुल और उड़न खटोला। तो मैं ये अर्ज़ करता था, कहानी पर बैठता था ज़रूर, फिर उसके बाद सिचुएशन वगैरह तय हो जाने के बाद फिर मैं कहता था कि अब मेरा काम मुझे करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, फोटोग्राफर अपना काम करे। तो ये मेरी शर्त ज़रूर होती थी और ये वो लोग मानते थे। और फिर उसमें ये होता था कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते थे कि पूरी हमारी जिम्मेदारी है, इसमें किसी की राय शामिल नहीं है। अगर आपने राय दे दी इसको कि यूँ कर दो तो मेरी आधी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। 100% अपने सर पर जिम्मेदारी लेता था और कोई मेरे काम में दखल नहीं देता था। संगीतकार नौशाद ने अपने संगीत में नए नए प्रयोग भी किए। हिंदी फिल्मों में वे साउंड मिक्सिंग तथा संगीत और गायन को अलग अलग रिकॉर्ड करने वाले पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में पाश्चात्य संगीत की शैलियों को भी प्रयोग किया। यही नहीं,
उन्होंने 1954 में आई फिल्म आन में 100 वाद्य वृंदों वाले ऑर्केस्ट्रा का भी इस्तेमाल किया। मैंने 100 मैन ऑर्केस्ट्रा शुरू किया आन में। हर सेक्शन मैंने इस्तेमाल किया, क्या ब्रास सेक्शन, वुडविंड सेक्शन, प्लगिंग सेक्शन, स्ट्रिंग सेक्शन, सारा मैंने इस्तेमाल किया और उससे पहले किसी ने, माफ़ कीजिए, नहीं इस्तेमाल किया होगा। कोरल वॉइस की इब्तिदा मैंने की है। कोरल वॉइस सबसे पहले मैं लाया हूँ, लेकिन ज़रूरतन लाया हूँ। जहाँ ज़रूरत समझी गई, मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट में भी गाना लिया है और वो आप लोगों की दुआ से और खुदा के फजल से आज भी लोगों की नोके ज़बान पर ताज़ा है। एक अच्छा गीत बनाने के लिए फिल्म निर्देशक, गीतकार और संगीतकार में आपसी तालमेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नौशाद साहब ने इस संदर्भ में कहा था, फिल्म का गीत बनाने के लिए लिरिक राइटर और म्यूजिक कंपोजर, इन दोनों की हारमोनी, दोनों का मेल, दोनों का हम ख्याल होना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे कि मुग़ल आज़म में हमें आसिफ साहब ने बताया कि भाई ये एक सीन है और ये गाना आप बनाइए और ऐसा हो कि लोग याद करें। हमने कहा भाई ये तो खुदा के हाथ में है कि ऐसा हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। बहरहाल मैं उस मूड में गया और मेरे साथ उस जमाने में शकील साहब मरहूम लिखते, मैंने उनको बुलाया और बम्बई में जहाँ मैं रहता हूँ एक टेरिस के ऊपर एक रूम है जहाँ अकेला बैठ के मैं ये काम करता हूँ, वहाँ बुलाया शकील साहब को, दरवाजे बंद किए मैंने। शाम का 6 बज रहा था और समंदर है मेरे घर के सामने, सूरज गुरूब हो रहा था। तो मैंने कहा भाई ये बैठ रहे हैं, बैठ गए कमरा बंद करके। वो लिख रहे हैं, मैं कोई ट्यून कर रहा हूँ, नहीं ये बहर बदलो, ये वजन बदलो, कागज ही कागज वहाँ बिखरते गए। न चाय, न पानी, न खाना, न दाना। कितना टाइम हो गया हमें भी नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम। एक जगह पर जाके सांस ली कि कुछ अब हाथ में आई, बात पकड़ में आई, और वो गाना था प्यार किया तो डरना क्या। तो हम जब बाहर निकले हैं वो गाना लिख कर मुकम्मल करके, तो सुबह के 6 बज रहे थे। तो मैंने, किसी साहब ने सवाल भी किया था कि उस जमाने के गानों की उम्रें क्यों ज्यादा होती थी और आजकल के गानों की उम्रें क्यों कम होती हैं। तो मैंने कहा था शायद उस वक्त के गानों में वो रात भी शामिल होती हो उनकी उम्रों में, जो एक गाने के लिए शकील साहब ने हमने बिता दी थी। नौशाद के संगीत में भारत की आत्मा बसती है। फिल्म गंगा जमुना में उन्होंने लोक धुनों का बड़ी खूबसूरती से प्रयोग किया है। इस फिल्म के गीत नैन लड़जई है में लोक धुन की मधुरता स्पष्ट तौर पर महसूस की जा सकती है। फिल्म मदर इंडिया में भी उन्होंने लोक धुनों पर आधारित संगीत दिया। हिंदुस्तान के परंपरागत संगीत और आज के संगीत के बारे में उन्होंने क्या कहा था, आइए जानते हैं। हिंदुस्तान का जो संगीत है, जिसको हम अपना शास्त्रीय संगीत कहते हैं, जिसको अपना फोक कहते हैं, किसी न किसी राग या किसी न किसी ठाट की छाया में वो गीत बनते थे। इसलिए उसमें दिलकशी और सुरीलापन आज भी मौजूद है। उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, उसमें उस संगीत का, इस धरती के संगीत का कमाल है, जिसमें वो रस और वो सुरीलापन, वो जाज़बियत और दिलकशी मौजूद थी और आज भी मौजूद है और सदियों तक मौजूद रहेगी। तो आज वो हम ठाट, वो राग और वो छाया अपने फोक की भूल गए। आवाम ने हमेशा अच्छी चीज़ को पसंद किया है। इसी आवाम को बेजू बौरे और तानसेन और मुग़ल आज़म ग़ुलाम अली ख़ान साहब के गाए हुए और अमीर ख़ां, पंडित पलस्कर के गाए हुए गानों को भी पसंद किया है इस आवाम ने। उसी आवाम को हमने डिस्को भी पसंद करा है। तो आवाम की पसंद कलाकार बनाता है, क्रिएटर बनाता है, म्यूजिक कंपोजर बनाता है। आवाम की पसंद जाती कुछ नहीं होती है, पसंद हम बनाते हैं। हम अगर नहीं जानते हैं तो आवाम के माथे पे टीका बदनामी का नहीं लगाना चाहिए। हम 2 बरस में 2 करोड़ रुपया लगा के और एक पिक्चर बनाते हैं, अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, हर जगह शूटिंग करके ब्यूटीफुल लाते हैं और स्टोरी राइटर बेहतरीन से बेहतरीन और ज़रा बड़े से बड़े स्टार को रख के 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया खर्च करके 2 बरस में पिक्चर बनाते हैं। हमारे ये आवाम, जिसको हमारे प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर बेवकूफ़ समझते हैं, उसको अच्छी चीज़ दीजिए, अपनी परंपराएं, अपनी तर्ज व तहजीब से वाकिफ़ कराइए। पंडित पलुस्कर का राग या कानन बाला की गाई हुई चीज़ को समझ नहीं पाता और साइकिल का गाना रेडियो पर आता है तो स्विच ऑफ कर देता है, तो उसकी ख़ता नहीं है। हमारी ख़ता, जब से उसने होश संभाला, गाना सुनने के काबिल हुआ, हमने उसको डिस्को सुनाया, पॉप म्यूजिक सुनाया है, तो उसको तो उसके करीब हम लाए नहीं, तो वो क्या जाने वो क्या सुर है और वो क्या राग है। नौशाद अपनी फिल्मों के पार्श्व संगीत
यानी बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी बहुत बारीकी से काम करते थे। उनके फिल्मों के गीत जैसे अखियां मिला के, ये जिंदगी के मेले, आवाज दे कहाँ है, अफसाना लिख रही हूँ, तू गंगा की मौज और मदर इंडिया का गीत ओ गाड़ी वाले आज भी लोगों के पसंदीदा गीत हैं। नौशाद एक अच्छे संगीतकार ही नहीं बल्कि एक अच्छे शायर भी थे और उनकी रचनाओं का संग्रह 8वां सुर के नाम से प्रकाशित हुआ। नौशाद ने पालकी फिल्म के लिए पटकथा भी लिखी थी। 1981 में उन्हें हिंदी फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 5 मई 2006 को मुंबई में नौशाद का निधन हो गया। श्रोताओं, आपको अनुगूंज की आज की कड़ी कैसी लगी, हमें अवश्य बताइएगा। तो अब हमें यानी योगेंद्र टिक्कू और सुषमा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।